हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका जो है नवंबर 2012 का पेपर है। पिछली बार जनवरी 2012 का पेपर में सॉल्व करवाया था, तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, ठीक है। हर वीडियो में 1 साल का मैं पेपर करवाता हूँ। प्रीवियस पेपर की बुक अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप मेरी वीडियो से काम चलाइए। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ओके, चलिए एसएसटी में बेहतरीन स्कोर अगर आपको करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? बताइए सब लोग, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता? बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर आप लेवल बढ़ाइए थोड़ा सा। देखिए पहले क्या होता था, थोड़ा सा इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या हो रहा है, बहुत बदलाव हो गया। तो मैं डेली यहाँ पे ईयर तो चेंज ही कर रहा हूँ ना, तो आपका लेवल भी चेंज हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो जैसे जैसे आपकी वीडियोस आती जाएंगी वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो इकट्ठा तो आपको पढ़ाना नहीं है कि बस हार्ड पे ही आप जुड़ जाओ, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिक ही एक तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग में आप कोई भी बुक पढ़ोगे, पहला पेज तो उसमें नॉर्मली रहता है ना। तो किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो इसमें आपका जो था महाजनपद काल में था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है, सीटेट में पूछे गए प्रश्न है ये, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है क्या? कच्छी समतल, प्रदीप्ति व्रत या घूर्णन या परिक्रमण? बताइए सब लोग, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है क्या? 32 का जवाब देंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना, वहाँ पे आपको सारी की सारी हर सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? बताइए कितने दिन लगते हैं? तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में, ठीक है। चलिए, और जो दिन व रात होता है वो पृथ्वी की घूर्णन गति से होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास बैठना? बताइए, गुरु के पास जाकर समीप बैठना, इसका अर्थ क्या होता है? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर समीप बैठना? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दुर्ग, छोटा नागपुर, कुल्लू या बस्तर? 34 का जवाब देंगे सब लोग। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये छोटा नागपुर में निवास करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है क्या? प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या रूढ़िबद्ध? देखिए एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें 40 क्वेश्चन आपके जो है कंटेंट वाले रहेंगे, ठीक है ना, और 20 क्वेश्चन आपके जो है अध्यापन शिक्षण वाले रहेंगे, ठीक है ना, पेडागॉजी के। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध कहते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या समानता के अधिकार से? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है?
जीवन के अधिकार से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे बताइए? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या गुरु अंगद देव? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है प्रश्न। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने बढ़ाया था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मुगल काल में इसको जो है बढ़ाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, और दीन इलाही की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1582। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दीन इलाही की स्थापना 1582, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर या रानी लक्ष्मीबाई? 39 का जवाब देंगे सब लोग। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी चेन्नम्मा जो है भारत के कर्नाटक की कित्तूर रान की जो है राज्य की जो है ये रानी थी, और ये 1824 में क्या हुआ था, हड़प्पा नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था, और भारत में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम दिया जाता है रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं क्या? पर्यावरण, स्थानमंडल या परिवेश या जैविक संसाधन? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं पर्यावरण, ठीक है ना। पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बने हैं? परिधन आवरण से मिलकर बना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। आवरण का अर्थ क्या होता है? परि शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए परि शब्द का अर्थ होता है जो हमारे जो है चारों तरफ है, और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ, जो हमारे चारों तरफ घेरा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड या तारामंडल? 41 का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, और बाकी क्लासेस आप नहीं देखे हो तो जाके देखिए फटाफट, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हैं, और मैं जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा हमेशा जो है प्रीवियस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। पिंड जिनमें जो है अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? कई बार अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ किए होंगे तो ये क्वेश्चन रटा होगा, वैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद होगा। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? तो वो है समताप मंडल, ठीक है ना। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है भाई, रट लेना, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताना, क्योंकि अब हिंदी में बहुत कम देता है। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। और क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा होना, बादल फटना, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है ना। और वायुमंडल की जो परत है जो वायुयान के लिए जो है आदर्श है वो है समताप मंडल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में जो है बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? अवसादी सेल, आग्नेय सेल या प्रारंभिक सेल या कायांतरित सेल? जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? बताइए क्या कहते हैं? जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या?
अवसादी सेल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जब बहुत सी क्या है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, कहलाता है क्या? बाजार, अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, उत्पादन या औद्योगिक तंत्र या औद्योगिक क्षेत्र। 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं तो और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है क्या? यह कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है सीटेट टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं, डाउट क्लियर करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम से आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। 45 को जवाब दीजिए। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला प्रश्न, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है कौन सी? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? संसद है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे कहा जाता है क्या? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, शिक्षाधारी या धर्मनिरपेक्षता। बताइए सब लोग। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे कहा जाता है क्या? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। क्या कहा जाता है बताइए सब लोग। 48 का जवाब देंगे सब लोग। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है किसका? तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प जो है मिश्रण है किसका? बताएंगे सब लोग। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है किसका? ये फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं किए हो तो फटाफट लाइक कर दो। भारत की मानक देशांतर है क्या? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। सभी लोग जवाब देंगे। भारत की मानक देशांतर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, कहाँ से गुजरता है? यहाँ पे 82 डिग्री 30 समय पूर्व देशांतर। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का जो है उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है क्या? स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक खेती या गहन कृषि। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है क्या? वो कहलाती है भाई वाणिज्यिक खेती। क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती कहलाती है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या पवन ऊर्जा। बताइए, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसमें जीवाश्म ऊर्जा आपका है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ या व्यापारी। बताइए सब लोग। 53 का जवाब देंगे सब लोग।
जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? औपनिवेशीकरण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तरी अमेरिका का जो है पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, दंतुरित तटीय क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है राज्य, क्षेत्र, सीमा या निर्वाचन क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है क्या? निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत समय माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इनका दोनों को आप लोग बताइए सभी लोग। चलिए शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में? कथकली कथक शैली का जो है शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है शास्त्रीय नृत्य के संबंध में? तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे आपका चौथा वाला कि शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन के हिसाब से देखें जो पूछा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जैसे भारतनाट्यम का बहुत पूछा है, तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्तारिया असम का है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? हिमोड़, छत्रकशिला, लोएस या डेल्टा? निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो इसमें आपका है छत्रकशिला। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये तो प्रश्न सभी को आना चाहिए इसका आंसर कि भारत में राज्य के राज्यपाल के जो है नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या संसद? वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और भी आप लोगों के प्रति मेहनत करने का मन करता है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आज तक जितने भी सीटेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, और उसकी PDF बिल्कुल फ्री में दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। तो जुड़े रहें इस चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मार्केट पे आप जाओगे तो 400 से 500 रुपए की बुक आती है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, जैसे मैं 1 साल का डेली करवाता हूँ, 60 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक सब्जेक्ट का। अब जैसे 60 क्वेश्चन करवा दिया तो आप इसकी PDF उठाइए, डाउनलोड करिए, और जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये आ जाएगा, जो नहीं लगता है कि हाँ मुझे रिवीजन करने की आवश्यकता होगी, उन क्वेश्चन को आप नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और अच्छे से रिवीजन करते रहो आप लोग। हफ्ते में देख लेना आप लोग, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है, तो इनकी नोट्स बना लीजिए क्वेश्चन की आप लोग, ठीक है ना, 1 लाइनर फॉर्मेट में। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कहाँ? उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया यूरोप में, एशिया अफ्रीका में, एशिया दक्षिण अमेरिका में। कहाँ निवास करती है 80% जनसंख्या? बताइए सब लोग। तो विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? ये वाला है 61 का ऑप्शन ए कि मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए जो है वाद विवाद का आयोजन करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सतत और व्यापक मूल्यांकन
मुख्य रूप से किस पर बल देता है? मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर आयु के विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर, या बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, या बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? यह आपका जो है अध्यापन वाला प्रश्न है, ठीक है ना। 62 को जवाब दीजिए सब लोग। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? ये जो है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर देता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला जो है रूपात्मक आकलन करती हैं, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जो है क्या करना चाहिए? यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करना। क्या करना चाहिए बताइए सब लोग। तो इसमें करना चाहिए मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सामाजिक विज्ञान को जो है बच्चों को किसके साथ लैस करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता के साथ, या जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता के साथ, या सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। तो सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ लैस करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ लैस करना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन अधिगम की विशेषता है? बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सी अन्योन या पारस्परिक या अधिगम की विशेषता है? बताइए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन को देखिए और फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल पहला वाला ही सही हो जाएगा कि शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में किसे शामिल करता है? उपयोगिता, अकाट्यता, प्रासंगिकता, समानता। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में किसे शामिल करते हैं? समानता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। अगला प्रश्न ये है कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्र करना उदाहरण है तृतीयक आंकड़ों का, विद्यागत आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का, या द्वितीयक आंकड़ों का। 67 का जवाब दीजिए। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्र करना उदाहरण है किसका? तो ये उदाहरण है प्राथमिक आंकड़ों का। किसका उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़ों का जो है उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से संबंध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, या उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, या उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे बताइए सब लोग। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर कि लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती हैं। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को जो है निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? बताइए सब लोग।
ऑप्शन देखिए, फिर फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए इस प्रकरण के लिए कि अनुदेशात्मक उद्देश्य, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो बताइए सब लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए यहाँ पे 70 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र या विश्व का भौतिक मानचित्र या पृथ्वी का पोस्टर। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो वो आपका जो सबसे अधिक उपयुक्त है वो है ग्लोब, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। बताइए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। सभी तरीकों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए सबसे कौन सा तरीका जो है उपयुक्त होगा। तो इसमें देखिए आपका जो सबसे उपयुक्त तरीका है कौन सा होगा, बताइए सब लोग। ये वाला होगा, पहला वाला, कि विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्पाषण स्थल है। भीमबेटका, बुर्जहोम, इमाम गांव या हल्लर। तो इसमें से कौन सा पुनर्पाषण स्थल है, बताइए सब लोग। तो इसमें देखिए आपका जो पुनर्पाषण स्थल है वो है भीमबेटका, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका स्थल ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए भीमबेटका की गुफाएं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षा के आधार पर का जो है निर्माण नहीं करते हैं। किसके अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने का, या समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने का, या मनोविश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने, या वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए जो है सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। बताइए सब लोग। 74 को जवाब दीजिए। सभी लोग आंसर देंगे, सब लोग 74 का जवाब देंगे। सेवेंटी 74 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। ये वाला, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा, यहाँ पे देख सकते, बताइए सब लोग, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, या स्रोत आधारित विश्लेषण, या मॉडल व चार्ट। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है। तो इसमें आपका ये वाला नहीं है, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, ऑप्शन ए। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विशेष संबंधी मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा, या रेखा चित्रों द्वारा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, रूढ़ि चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है इबादतगाह, ईदगाह, दरगाह या खानगाह। सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है
दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा सरल, रेखीय व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो कौन सा सही है, कौन कौन सा कथन सही है बताइए सब लोग। अटलांटिक महासागर के विषय में 79 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए अटलांटिक महासागर ये अंग्रेजी के इस अक्षर के आकार का है, बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे बेस्ट महासागर है। तो ए और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। कलिंग कहाँ है बताइए, कलिंग। ये आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है, बट है कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है ये, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए चिड़ियाघर का, या जीव संरक्षण उद्यान का, जिसे आप पशु अभ्यारण्य बोलते हो, या प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का, या पुरातात्विक संग्रहालय का। जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। किसका अवश्य जो है भ्रमण करना चाहिए? जीवन की उत्पत्ति के लिए अध्यापक को प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, या आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, या केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के जो है मध्य, या केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, रोजाना शिक्षा का अभिवादन न करना, दूसरों के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना, या प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। बताइए सब लोग, अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को जो है अधिभार दे सकते हैं? दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी न करना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक विज्ञानों की जो है किसी शिक्षा के बारे में कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? सामाजिक विज्ञानों के किसी शिक्षक के बारे के लिए जो है कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो इसमें आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला, ठीक है ना, कि कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। अगला प्रश्न यहाँ पे, सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई। अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे हैं, या 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर हैं या ऊपर हैं। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर हैं या ऊपर हैं, ठीक है। चलिए, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? द्वीप, भूसंधि, या जल संधि, या खाड़ी। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? जलमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है बताइए जलमंडल के विषय में? पहला ही आपका सही है कि भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। यहाँ पे जलमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पृथ्वी के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे जैवमंडल कहते हैं, आप सभी को पता है। इस प्रकार जैवमंडल का तात्पर्य है कि पृथ्वी के उस भाग से जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं जैवमंडल की परत में। और यहाँ पे जैसे आपका मैंने बता दिया भूमि, जल, वायु, वनस्पति, प्राणी, ठीक है ना, मंडल के प्रमुख घटक हैं आपके। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, बताइए। इसमें कौन सा है जो विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना या अपने त्योहारों को मनाना। तो इसमें विविधता को बढ़ावा देता है कौन? तो व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? 2012 को हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं? AD 2012, BC 2012, AP 2012, EC 2012। ये दोनों होंगे नहीं, चलिए आप बताइए इसमें से। AD 2012 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। सामाजिक विज्ञानों में जो है सर्पिल पाठ्यचर्चा का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सर्पिल पाठ्यचर्चा का जो है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? लास्ट क्वेश्चन है ये। सर्पिल पाठ्यचर्चा का इसमें से लाभ बताना है। ये वाला है कि गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्पिल पाठ्यचर्चा का इसमें लाभ यही है। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है SST की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना जो है फीडबैक ज़रूर देना। 60 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी आप लोग जरूर बताना। बाकी डेली प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।